को उत्परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में। इससे पहले के क्लासों में आपने म्यूटेशन शब्द और इससे रिलेटेड कुछ बातें तो ज़रूर सुनी होंगी कि म्यूटेशन आखिर क्या होता है। तो जीवों के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। इतनी बात आपको पता है कि जीवों के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा होता है। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं, परंतु कभी कभी जीव के इन जीनों की संरचना या व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात अचानक इसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। इन आकस्मिक परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। आप क्या समझे? आपने ये ज़रूर समझ लिया है कि जीन हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। किन्हीं कारणवश जब जीन में आकस्मिक कोई परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसके स्ट्रक्चर में या उसके कॉम्बिनेशन में, उसकी संरचना में, उसकी संख्या में, उसके क्रम में यदि परिवर्तन हो जाता है तो यही परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों के कारण ही संततियां अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं, अर्थात जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने जनकों से भिन्न हो जाती है। और जब भिन्न हो जाती है तो धीरे धीरे नई जातियों का विकास होने लगता है, अर्थात जो जीव विकास है। इससे रिलेटेड ह्यूगो डी वृज जी ने यही सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तनवाद दिया था, जिसका निष्कर्ष यही था कि जीवों का जो विकास हुआ है वो आकस्मिक इन्हीं उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि उत्परिवर्तन क्या है। ये उत्परिवर्तन के प्रकार के बारे में हम जानते हैं कि उत्परिवर्तन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन? अर्थात गुणसूत्र की संख्या में या गुणसूत्र की संरचना में इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या तथा उनके व्यवस्था क्रम में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तन प्रायः गैमेटोजेनेसिस अर्थात जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक जनन के दौरान होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं। जैसे यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है और बहुगुणिता दशा होती है, अर्थात अधिक हो जाते हैं। चूँकि हम जानते हैं जो युग्मनज होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 2n गुणसूत्र होते हैं। अगर बहुगुणिता की दशा होती है तो 3n हो गया या 4n हो गया। ऐसी दशाएं भी हो सकती हैं, 5n 6n 7n 8n, ऐसे बहुगुणिता की दशा हो जाती है। ऐसे दूसरी कंडीशन होती है यदि संख्या में परिवर्तन हो रहा है और विषम गुणिता हो रही है। चूँकि 2n है तो ये सम संख्या ही होगी, लेकिन अगर विषम गुणिता हो रही है तो ऐसे भी हो सकता है 2n-1 या 2n+1 की दशा भी हो सकती है। और इसमें विशेष रूप से जैसे एक न्यूनता सूत्रता या द्वि न्यूनता सूत्रता या एकादश सूत्रता। एकादश सूत्रता आगे चल के आपको एक कंसेप्ट आएगा। एकादश सूत्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n+1, अर्थात एक का अधिक बढ़ जाना, अर्थात जैसे 2n हो रहा है तो 3n हो जाना, एकादश सूत्रता। ऐसे द्विआदश सूत्रता यानी 2n+2 आदि होते हैं। अगर यदि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमने बात किया था संख्या में बढ़ जाना या संख्या में घट जाना, यदि संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें हो सकता है उसका विलोपन हो जाए, जिसमें से कुछ भाग डिलीट हो जाए या कोई भाग जो है वो इन्वर्जन हो जाए, उसका पलट जाए, है ना, और या किसी का क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए या स्थानांतरण हो जाए, जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र की संरचना और स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, संख्या में परिवर्तन आ जाता है, और ऐसे परिवर्तनों को ही हम क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय परिवर्तन कहेंगे। ओके, आगे बात करें तो अगला है जीन उत्परिवर्तन, अर्थात इससे हम समझ चुके हैं कि इसमें क्या होगा, जीन में उत्परिवर्तन होगा। इसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि जीन किससे बने होते हैं? डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं, और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम होता है। आप डीएनए के बारे में आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज, शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, और अगर इनमें कोई भी परिवर्तन आता है तो वह जीन में परिवर्तन हो जाता है, और जीन में परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं
उत्परिवर्तन के कारण कि उत्परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, आखिर उत्परिवर्तन क्यों होता है। तो सबसे पहला है युग्मक जनन के दौरान होने वाली त्रुटियां, अर्थात यदि गैमेटोजेनेसिस हो रही है, युग्मक का निर्माण हो रहा है और ऐसी दशा में कोई भी त्रुटि आती है तो उसमें बहुत सारी संभावना है उत्परिवर्तन होने की। नेक्स्ट है शरीर की आंतरिक दशाओं में बदलाव। आंतरिक दशाओं में बदलाव होने से भी क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी कंडीशंस में जैसे शरीर में जो पोषक तत्व की कमी होगी तो जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, दुर्बल होंगे, या उपापचय क्रिया जो है वो सही नहीं चल रही हो, या शरीर का ताप का जो प्रभाव हो वो गलत हो, या हम कह सकते हैं अगर हार्मोनल प्रभाव भी क्या कर सकती है, उत्परिवर्तन को कर सकती है। नेक्स्ट है वातावरणीय दशाएं। वातावरणीय दशाएं भी क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन को जन्म ज़रूर देती हैं, क्योंकि वातावरण के अनुसार हमारे अंदर अनुकूलन की क्षमता यदि होती है तभी हम जीवित रह सकते हैं। तो और इसको किसने दिया था, बेट्स ने दिया था। किन्होंने दिया था इस मत को, जो वातावरणीय दशाओं का मत था इसको दिया था बेट्स ने। क्लियर। बेट्स ने क्या कहा था, बेट्स के अनुसार युग्मक जनन के दौरान वातावरण में ताप के अचानक कम हो जाने से उत्परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जब युग्मक जनन हो रहा है और ताप यदि अचानक से कम या तीव्र हो जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। और इसमें पराबैंगनी किरणें हैं, वातावरणीय दशाओं में रेडियोधर्मिता है या रेडियोधर्मी किरणें हैं, ये सभी क्या करती हैं, म्यूटेशन के काज होती हैं, अर्थात इनके कारण म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम दशाएं। कृत्रिम दशाएं का अर्थ क्या होता है कि इसके अनुसार ये पता लगाया जाता है कि बहुत सारी किरणें जैसे अल्फ़ा बीटा गामा किरणें या कैफीन का सेवन करना या मार्फिन आदि के सेवन से भी जीवधारियों में क्या हो जाता है, उनके गुणसूत्रीय और जीनीय संरचना में उत्परिवर्तन हो जाता है और आगे चल करके इनकी जो संतानें होती हैं वो म्यूटेटेड पैदा होती हैं। तो इतनी बात समझ में आई। म्यूटेशन के कई सारे काज आपने न्यूज़पेपर्स में भी सुने होंगे, जैसे कोई विषैली गैस अगर कहीं पर लीक हो गई है तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो हो सकता है एक पैर से अपंग हो, या आँख उनकी सही ना हो, या हाथ से अपंग हो। ऐसे कंडीशंस बहुत बार आपने देखे होंगे। जब कभी कहीं परमाणु बम का हमला होता है तो वहाँ पर भी जीवों में म्यूटेशन हो जाता है और आने वाली कई पीढ़ियाँ जो होती हैं वो म्यूटेटेड पैदा होती हैं। तो म्यूटेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। कमेंट बॉक्स में लिखे कि म्यूटेशन समझ आ चुका है। अगर म्यूटेशन आपको समझ आ जाएगा तो आगे थैलीसीमिया आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लिख दिया आपने कमेंट में कि म्यूटेशन समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनुष्य में मेंडेलिय विकार के बारे में, जिसके लिए हमने इतनी देर उत्परिवर्तन को समझा है। उत्परिवर्तन का अर्थ आप ये जान चुके हैं कि गुणसूत्र या जीन में होने वाला जो आकस्मिक परिवर्तन होता है वही उत्परिवर्तन होता है। चूँकि ये जीन में हुआ है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता भी रहेगा। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन तो होता ही है, इसके साथ साथ दैहिक गुणसूत्रों में जीन में उत्परिवर्तन के या दैहिक गुणसूत्रों के जीन में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्न आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जो कि मेंडल वंशागति के आधार पर संचलित होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मेंशन किया गया है और वो है थैलेसीमिया मेंडेलिय विकार में, और बाकी जो विकार हैं वो गुणसूत्रीय विकार हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हम लोग थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं। तो थैलेसीमिया आपको पहले ही समझा दें बताने से पहले कि थैलेसीमिया अक्सर तब होती है जब बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती है या आसपास के जिनमें कुछ खून का रिलेशन होता है, और ऐसे में जब शादी कर दी जाती है तो जो दोनों के गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स चूँकि एक ही जनकों से या एक ही पैतृकों से आ रहे होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब म्यूटेशन के कारण क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया का जीन उत्पन्न हो जाएगा। और जो थैलेसीमिया रोग है ये काफ़ी जो है घातक होता है। इसके दोनों रूप हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तित, ऑटोसोमल का अर्थ होता है जो 22 जोड़े क्या थे, गुणसूत्र थे, उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, यानी उनमें उत्परिवर्तन होगा।
ऑटोसोमल उत्परिवर्तित जीन के कारण मनुष्यों में होने वाला एनीमिया है, अर्थात खून की कमी है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस रोग के कारण आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक से विकसित नहीं हो पाती है और उन्हें बार बार रक्त आदान की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात बार बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ऐसे में हर बार करीब 10 से 15 हज़ार का खर्चा आता है और आर्थिक रूप से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। यानी हो सकता है ऐसा भी होता है कि हर हफ्ते उनको क्या है, ब्लड चढ़वाना पड़े और काफ़ी यूनिट ब्लड की लग जाती है, क्योंकि इनकी जो आरबीसी होती है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। और जब आरबीसी ठीक से विकसित नहीं हो पाएगी तो वह ऑक्सीजन को लोड करेगी नहीं और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचेगा नहीं, तो ऐसे में मृत्यु कारण बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब माँ और पिता दोनों में थैलेसीमिया के जीन मौजूद हों तो बच्चे में यह होमोजाइगस मात्रा में पाई जाती है, अर्थात दोनों हो जाते हैं। होमोजाइगस का मतलब दोनों क्रोमोसोम्स पर पाई जाएगी और इसे मेजर या घातक थैलेसीमिया कहते हैं, जिसके कारण बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात ऐसे लोग खून की कमी के कारण बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। थैलेसीमिया के जो लक्षण होते हैं वो लगभग 3 महीने के बाद से प्रदर्शित होने लगते हैं बच्चों में। जब यह हेट्रोजाइगस रूप में होती है, अर्थात सिर्फ एक क्रोमोसोम पर होती है, तो इसे माइनर या कूल थैलेसीमिया कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होती। इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, लेकिन हाँ उसे ख्याल बहुत सारा रखना होता है डाइट का और कार्य को लेकर के बहुत सारा उसको ख्याल करना होता है। ऐसे व्यक्ति मंद रोग प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रोग तो प्रदर्शित करते हैं लेकिन बहुत घातक रूप में नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसमें ग्रसित जो रोगी होता है या इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला को उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, चूँकि बीटा श्रृंखलाएँ ही क्या हो करती हैं, ऑक्सीजन को लोड करती हैं और ये क्या करते हैं, उसको उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इनकी हीमोग्लोबिन में भ्रूण के समान जो एम्ब्रियो में पाई जाती है डेल्टा श्रृंखला वही पाई जाती है, जो कि सामान्य ऑक्सीजन का परिवहन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। अर्थात जो हम लोगों में कोशिका होती है वो बीटा श्रृंखला होती है हीमोग्लोबिन की, और वो क्या करती है, ऑक्सीजन को सामान्य रूप से ट्रांसपोर्ट कर लेती है, जबकि इन लोगों में जो भ्रूण में पाई जाती थी, अब भ्रूण को कैसे ब्लड मिल जाता था, अपरा की सहायता से मिल जाता था। लेकिन जब आप बर्थ हो चुका है इसके बाद तो अपरा का फंक्शन ख़त्म हो जाता है और ऐसे में ये लोग क्या कर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। चलिए इसकी वंशागति को समझ लेते हैं, थैलेसीमिया की वंशागति। तो थैलेसीमिया की वंशागति में अगर पुरुष सामान्य है और ग्रसित महिला अर्थात महिला को थैलेसीमिया है तो बच्चे में या अगली पीढ़ी में क्या चांसेज होंगे, माइनर या कूल थैलेसीमिया होने के चांसेज हैं। नेक्स्ट है, यदि ग्रसित पुरुष है और सामान्य महिला है तो भी वही कंडीशन होगी, माइनर या कूल थैलेसीमिया होगी। नेक्स्ट और लास्ट है, ग्रसित पुरुष और ग्रसित महिला में अगर हो रहा है विवाह तो घातक और मेजर थैलेसीमिया होगी और पैदा होने वाले सभी बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। तो इससे ये सीख ज़रूर मिलती है कि अगर आप शादी कर रहे हैं कहीं भी तो एक बार थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि अपना और जिससे शादी आपकी हो रही है उसका भी थैलेसीमिया का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रक्त कुंडली का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रक्त से ही आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं, क्योंकि अगर दोनों कैसे हुए, दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित हुए तो ऐसे में आगे आने वाली संतानें एक्सपायर हो जाएंगी। ऐसा आपने बहुत सारा सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे कुछ वर्षों के बाद उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कारण थैलेसीमिया भी हो। यदि एक को थैलेसीमिया है और दूसरा सामान्य है तो ऐसे में कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में कूल थैलेसीमिया होगी जो कितनी घातक नहीं होती है। और धीरे धीरे यदि टेस्टिंग ऐसे करती रहेंगे और होती रहेगी तो जो ये घातक थैलेसीमिया है ये क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिससे कि काफ़ी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलते चलते एक बार ज़रूर चेक कर लें
कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो अभी ऑल सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि वीडियो की टाइमिंग अभी बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाई है और विभिन्न वक्त पे क्या हो जा रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपने बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सिलेक्ट कर रखा होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम जल्दी कोशिश करते हैं कि एक टाइम शेड्यूल हम उसको पोस्ट कर देंगे, जिस अनुसार आपको वीडियो मिलेंगी। जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।